देखिए, इस वीडियो में हम स्कल और हेड नेक रीजन में जितने भी जॉइंट होते हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ स्कल को सूचर्स कहा जाता है। ये जॉइंट्स स्कल की डिफरेंट बोन के बीच में पाए जाते हैं और इनका मेन पर्पस होता है ब्रेन को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देना। इन जॉइंट्स में बोन्स आपस में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। इस वजह से ये काफ़ी मजबूत होती है। सूचर्स की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये इनमें जॉइंट कैविटी नहीं होती। साइनोवियल जॉइंट की तरह यहाँ कोई स्पेस या फ्लूइड नहीं होता। इसी वजह से इन जॉइंट्स में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। स्कल को रिजिड और फर्म रखना ज़रूरी होता है ताकि ब्रेन एक्सटर्नल इंजरी से सुरक्षित रहे। इन जॉइंट्स में बोन्स की एज आमतौर पर जिग-जैग या इंटरलॉकिंग पैटर्न में जुड़ी होती है। यह पैटर्न जॉइंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। चाइल्डहुड में सूचर्स थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जिससे ब्रेन का ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये धीरे धीरे ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और अडल्टहुड में ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिजिड हो जाती है। स्कल की डिफरेंट बोन्स आपस में जिन फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती है उन्हें सूचर्स कहा जाता है। ये सूचर्स स्कल को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाती है और ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। स्कल में मेनली चार इंपॉर्टेंट सूचर्स होती है: कोरोनल, सैजिटल, लैम्डोइड और स्क्वोमस। कोरोनल सूचर फ्रंटल बोन और दोनों पैराइटल बोन के बीच में पाई जाती है। सैजिटल सूचर दोनों पैराइटल बोन के बीच में मिडलाइन पर पाई जाती है। यह स्कल के ऊपर आगे से पीछे तक सीधी चलती है। यह राइट और लेफ्ट साइड ऑफ स्कल को सेपरेट करती है। इन्फेंट्स में इस सूचर का जल्दी बंद होना सैजिटल क्रेनियोसिनोस्टोसिस पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है लैम्डोइड सूचर। लैम्डोइड सूचर पैराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन के बीच होता है। यह स्कल के पीछे यानी कि बैक साइड पर पाई जाती है और लैम्डा शेप जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे लैम्डोइड कहा जाता है। यह पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट है स्क्वोमस सूचर। स्क्वोमस सूचर टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच होता है। यह लेटरल साइड ऑफ स्कल पर पाई जाती है और बाकी सूचर्स की तुलना में थोड़ी कम रिजिड होती है। इसकी शेप स्केल यानी कि एक छल्ली जैसी होती है, इसलिए इसे स्क्वोमस कहा जाता है। स्कल की सूचर्स की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होती है उनका जिग जैग इंटरलॉकिंग पैटर्न। इसका मतलब कि स्कल बोन्स की एज सीधी नहीं होती, बल्कि जिग जैग पैटर्न में एक दूसरे में फिट होती है। यह इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट जॉइंट को काफ़ी मजबूत बना देता है और बोन्स को आसानी से अलग होने से रोकता है। इसी वजह से स्कल एक सॉलिड प्रोटेक्टिव बॉक्स की तरह काम करती है। इन सूचर्स का दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है ब्रेन को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देना। क्योंकि ब्रेन क्योंकि बोन्स टाइटली इंटरलॉक होती है और मूवमेंट नहीं होती, इसलिए एक्सटर्नल चोट, प्रेशर या ट्रॉमा का डायरेक्ट असर ब्रेन पर नहीं पड़ता। सूचर्स स्कल को शॉक रेजिस्टेंस बनाते हैं और वाइटल ऑर्गन यानी कि ब्रेन उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। बचपन में सूचर्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्कल ग्रोथ में हेल्प करती है। चाइल्डहुड और इन्फेंसी में सूचर पूरी तरीके से बंद नहीं होती, बल्कि थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है। इससे ग्रोइंग ब्रेन के साथ
स्कल भी धीरे धीरे एक्सपेंड कर सकता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हेड का नॉर्मल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये सूचर धीरे धीरे हार्ड होकर क्लोज हो जाती है। देखिए, गोम्फोसिस एक स्पेशल टाइप का फाइब्रस जॉइंट होता है जो टूथ और जॉ सॉकेट, जिसको एल्वियोलस कहते हैं, उसके बीच में पाया जाता है। इसमें टूथ की रूट जॉ बोन के सॉकेट में फर्मली फिट होती है और दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू मौजूद रहता है, जिसको पेरियोडोंटल लिगामेंट कहा जाता है। यही लिगामेंट टूथ को सॉकेट में होल्ड करके रखता है और च्युइंग के दौरान आने वाले प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। इस जॉइंट में कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती, इसलिए इसमें मूवमेंट नहीं होती। इसका मेन इसका मेन काम टूथ को स्टेबल और फिक्स्ड रखना होता है। अगर टाइप की बात करें तो गोम्फोसिस एक फाइब्रस जॉइंट है और इसे पेग एंड सॉकेट टाइप जॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ टूथ रूट पेग की तरह होती है और एल्वियोलर सॉकेट सॉकेट की तरह काम करता है। दोनों के बीच पेरियोडेंटल लिगामेंट एक कुशन की तरह काम करता है, जिस वजह से टूथ थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल फील करता है, लेकिन एक्चुअली मूव नहीं करता। यही अरेंजमेंट टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो गोम्फोसिस जॉइंट, इसमें टूथ और जॉ बोन सीधे आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़ते, बल्कि इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको पेरियोडोंटल लिगामेंट पीडीएल कहा जाता है। यही लिगामेंट टूथ रूट को एल्वियोलर सॉकेट से जोड़कर रखता है। इस जॉइंट में कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती, जैसे साइनोवियल जॉइंट में होती है, और इसमें डेंस फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जो इसे काफ़ी मजबूत बनाता है। पेरियोडोंटल लिगामेंट एक कुशन की तरह काम करता है और च्युइंग के दौरान आने वाले प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। मूवमेंट के अनुसार गोम्फोसिस एक इमूवेबल जॉइंट होता है। इसमें प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट नहीं होती। टूथ अपनी जगह फर्मली फिक्स्ड रहते हैं। हालांकि लिगामेंट की इलास्टिसिटी की वजह से बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुशनिंग होती है, लेकिन क्लिनिकली इसे नॉन मूवेबल माना जाता है। फंक्शन की अगर बात करें तो गोम्फोसिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है टीथ को फर्मली फिक्स करके रखना। यह च्युइंग के समय बनने वाले हैवी प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है ताकि टूथ और बोन को डैमेज न हो। इसके अलावा यह टूथ स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जिससे टीथ सही पोजीशन में बना रहे और बाइटिंग, च्युइंग और स्पीकिंग प्रॉपरली हो सके। अगर पेरियोडेंटल लिगामेंट वीक या डैमेज हो जाता है, जैसे कि गम डिजीज में होता है, तो टूथ लूज हो जाता है, क्योंकि गोम्फोसिस की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो गोम्फोसिस जॉइंट यानी कि टूथ सॉकेट रीजन को ब्लड मेनली मैक्सिलरी आर्टरी की डेंटल ब्रांचेज से मिलता है। ये ब्रांचेज पेरियोडोंटल लिगामेंट, गम्स और सराउंडिंग बोन को न्यूट्रिशन देती है और हीलिंग में हेल्प करती है। नर्व सप्लाई गोम्फोसिस रीजन को ट्राइजेमिनल नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व 5 की ब्रांचेज से मिलती है, खासकर मैक्सिलरी यानी कि V2 और मैंडिबुलर V3 डिवीजन से। यही नर्व्स टूथ पेन, सेंसिटिविटी और प्रेशर सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है पेरियोडोंटिटिस। इसमें गम्स और पेरियोडोंटल लिगामेंट में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस कंडीशन में लिगामेंट धीरे धीरे वीक होने लगता है, जिससे कि गोम्फोसिस जॉइंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब
पेरियोडोंटल लिगामेंट डैमेज हो जाता है तो टीथ लूज होने लगता है। इसे टूथ मोबिलिटी कहते हैं। पेशेंट को च्युइंग में डिफिकल्टी होती है और टीथ हिलती हुई महसूस होती है। यह कंडीशन अक्सर लॉन्ग टर्म गम डिजीज में देखी जाती है। देखिए, स्कल बेस में पाए जाने वाले कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वे जॉइंट होते हैं जिनमें बोन्स आपस में हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी होती है। इन जॉइंट में कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती, इसलिए इनमें मूवमेंट भी नहीं होती। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है स्कल बेस की ग्रोथ में हेल्प करना, खासकर चाइल्डहुड और एडोलसेंस के दौरान जब ब्रेन तेजी से डेवलप होता है। हाइलिन कार्टिलेज यहाँ एक ग्रोथ प्लेट की तरह काम करता है, जिससे क्रेनियल कैविटी की लेंथ बढ़ती है और ब्रेन को इनफ स्पेस मिलता है। टाइप की बात करें तो ये जॉइंट्स प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको सिंकोंड्रोसिस कहा जाता है, उसमें आते हैं। इन्हें टेम्परेरी जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि ये केवल ग्रोथ पीरियड तक ही एक्टिव रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ग्रोथ पूरी होती है, ये कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जॉइंट परमानेंटली फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को सिंटोसिस कहा जाता है। इन जॉइंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है स्पेनो ऑक्सीपिटल सिंकोंड्रोसिस, जो स्पेनोइड बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच पाया जाता है। यह स्कल बेस का मेन ग्रोथ सेंटर होता है। प्यूबर्टी के बाद यह जॉइंट धीरे धीरे बंद हो जाता है और दोनों बोन्स आपस में परमानेंटली जुड़ जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्कल बेस के कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोन के बीच एक हाइलिन कार्टिलेज की थिक लेयर होती है। यह लेयर एक डेंस कार्टिलेजिनस प्लेट की तरह काम करती है, जो दोनों बोन्स को जोड़कर रखती है। यह कार्टिलेज सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, जिससे ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, यही कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को ओसिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद जॉइंट परमानेंटली रिजिड हो जाता है। नेचर की बात करें तो ये जॉइंट्स टेम्परेरी होते हैं। चाइल्डहुड में, बचपन और टीनेज में ये एक्टिव रहते हैं ताकि स्कल बेस की लेंथ और साइज बढ़ सकें। प्यूबर्टी के बाद जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तब ये जॉइंट्स धीरे धीरे फ्यूज हो जाते हैं। अडल्ट स्टेज में कार्टिलेज पूरी तरह बोन में बदल जाती है और जॉइंट बोनी जॉइंट यानी कि सिनेस्टोसिस बन जाता है। इसलिए अडल्ट्स में ये जॉइंट्स अलग से दिखाई नहीं देते। स्कल बेस के कार्टिलेजिनस जॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है स्कल बेस की ग्रोथ में हेल्प करना। बचपन और एडोलसेंस में ये जॉइंट ग्रोथ प्लेट की तरह काम करते हैं, जिससे क्रेनियल कैविटी की लेंथ धीरे धीरे बढ़ती है। इसका डायरेक्ट फायदा ब्रेन को मिलता है क्योंकि बढ़ते हुए ब्रेन को काफ़ी स्पेस मिलती रहती है। इस तरह ये जॉइंट्स ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और हेड का नॉर्मल शेप बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ब्लड सप्लाई इन जॉइंट्स को आसपास के आर्टरीज की ब्रांचेस से मिलता है, जैसे स्कल बेस रीजन की स्मॉल आर्टेरियल ब्रांचेस। ये ब्लड वेसल्स कार्टिलेज और सराउंडिंग टिश्यू को न्यूट्रिशन देती है और ग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट करती है। नर्व सप्लाई लोकल क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस से मिलता है, जो इस रीजन की सेंसेशन और रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। हालांकि ये जॉइंट्स पेन सेंसिटिव नहीं होते, फिर भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर नर्व सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। देखिए, अगर ये कार्टिलेजिनस जॉइंट टाइम से पहले फ्यूज हो जाए, यानी कि प्री मेच्योर फ्यूजन हो जाए, तो स्कल बेस की नॉर्मल ग्रोथ रुक जाती है।
इसका रिजल्ट होता है एबनॉर्मल स्कल बेस डेवलपमेंट, जिससे क्रेनियल कैविटी छोटी रह सकती है। इससे ब्रेन पर प्रेशर बढ़ सकता है और ब्रेन डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। ऐसी कंडीशंस कुछ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स यानी कि जन्म में होने वाली बीमारियां उनमें देखी जाती है। इन केसेस में बच्चे का हेड शेप एबनॉर्मल हो सकता है और आगे चलकर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे ये स्कल का ओनली मूवेबल जॉइंट होता है, यानी कि स्कल का यही एक जॉइंट है जिसमें प्रॉपर मूवमेंट होती है। यह जॉइंट मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ और टेम्पोरल बोन के बीच बनता है। टीएमजे की वजह से ही हम मुंह खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं और खाना चबा सकते हैं और बोल सकते हैं। टाइप के अनुसार टीएमजे एक साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि इसमें जॉइंट कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। यह एक मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी है क्योंकि इसमें केवल हिंज मूवमेंट यानी कि ओपन क्लोज ही नहीं बल्कि ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होती है। साथ ही इसे बाइकॉन्डिलियर जॉइंट कहा जाता है क्योंकि मैंडिबल के दोनों कॉन्डाइल राइट और लेफ्ट मिलकर मूवमेंट करते हैं, यानी दोनों साइड्स का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। लोकेशन की बात करें तो टीएमजे ईयर के ठीक सामने पाया जाता है। यह जॉइंट मैंडिबुलर कॉन्डाइल और टेम्पोरल बोन की मैंडिबुलर फोसा के बीच बनता है। अगर आप अपनी अंगुली कान के आगे रखकर मुंह को खोलें और बंद करें तो टीएमजे की मूवमेंट महसूस कर सकते हैं। देखिए, सर्वाइकल जॉइंट्स वे जॉइंट होते हैं जो सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि C1 से C7 के बीच होते हैं और स्कल को सर्वाइकल स्पाइन से जोड़ते हैं। एनाटॉमिकली समझें तो ये जॉइंट्स वर्टिब्रा को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और हेड नेक कॉम्प्लेक्स को फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। इसके बिना हेड मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। सर्वाइकल स्पाइन में मेनली दो टाइप के जॉइंट होते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट और फेसेट जॉइंट, जिसको जाइगैपोफिशियल जॉइंट भी बोलते हैं। ये दोनों मिलकर नेक को स्टेबिलिटी भी देते हैं और कंट्रोल्ड मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। बात करते हैं इसके फर्स्ट टाइप इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जो वर्टिब्रास के बीच होता है। ये जॉइंट्स दो एडसेंट वर्टिब्रल बॉडीज के बीच पाए जाते हैं। टाइप के अनुसार ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि सिंथेसिस होते हैं। इनके बीच एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है जो आउटर फाइब्रस रिंग, जिसको एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं, और इनर जेल लाइक कोर, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, उससे बनी हुई होती है। सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट है फेसेट जॉइंट, जिसको साइकैपोफिजियल जॉइंट बोलते हैं। फेसेट जॉइंट पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं और ये एडजेंट वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस के बीच बनते हैं। टाइप के अनुसार ये साइनोवियल प्लेन जॉइंट होते हैं जिनमें जॉइंट कैविटी और कैप्सूल मौजूद होता है। इनका मेन फंक्शन होता है नेक मूवमेंट को गाइड और कंट्रोल करना। ये जॉइंट्स एक्सेसिव मूवमेंट को रोकते हैं और स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ करते हैं। रोटेशन और लेटरल फ्लेक्शन में फेसेट जॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट वह जॉइंट होता है जो ऑक्सीपिटल बोन C0 और एटलस वर्टिब्रा C1 के बीच बनता है। एनाटॉमिकली ऑक्सीपिटल बोन के नीचे की तरफ मौजूद ऑक्सीपिटल कॉन्डलिस एटलस की सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ आर्टिकुलेट करता है। यही आर्टिकुलेशन हेड को सर्वाइकल स्पाइन से जोड़ती है।
टाइप के अनुसार यह एक साइनोवियल कॉन्डलोइड जॉइंट होता है। इसका मतलब ये कि इसमें जॉइंट कैविटी, कैप्सूल और साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और मूवमेंट दो एक्सिस में होती है। कॉन्डलोइड स्ट्रक्चर की वजह से यह जॉइंट कंट्रोल्ड लेकिन स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फंक्शनली इस जॉइंट का मेन मूवमेंट होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जिसे क्लिनिकली यस मूवमेंट कहा जाता है। जब हम सिर को आगे झुकाते हैं, यानी कि जब यस बोलते टाइम या पीछे ले जाते हैं, तो मेन मूवमेंट इसी जॉइंट पर होती है। थोड़ी बहुत लेटरल फ्लेक्शन भी पॉसिबल होता है, लेकिन रोटेशन यहाँ बहुत कम होती है। रोटेशन मेनली C1 से C2 जॉइंट में होती है। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट वह जॉइंट होता है जो एटलस यानी C1 और एक्सिस यानी C2 के बीच बनता है। एनाटॉमिकली एक्सिस वर्टिब्रा का एक स्पेशल प्रोजेक्शन होता है जिसे डेंस कहा जाता है। यही डेंस एटलस के एंटीरियर आर्क के साथ आर्टिकुलेट करता है और एक पाइवोट मैकेनिज्म बनाता है। पोस्टीरियरली एटलस और एक्सिस के आर्टिकुलर फीसेट के बीच प्लेन साइनोवियल जॉइंट भी मौजूद होता है। टाइप के अनुसार यह जॉइंट एक पाइवोट जॉइंट यानी मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट और दो प्लेन साइनोवियल जॉइंट लेटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है। पाइवोट स्ट्रक्चर डेंस के चारों ओर एटलस को रोटेट करने की परमिशन देता है, जबकि प्लेन जॉइंट्स स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट को सपोर्ट करता है। फंक्शनली इस जॉइंट का मेन मूवमेंट होता है रोटेशन, जिसे क्लिनिकली नो मूवमेंट कहते हैं। यानी जब हम सर को दाएं बाएं घुमाते हैं तो इसी जॉइंट पर रोटेशन होता है। पूरी नेक की लगभग 50% रोटेशन सर्वाइकल रोटेशन यानी C1 से C2 लेवल पर ही होती है। अनकोवर्टिब्रल जॉइंट, जिन्हें ल्यूसिकास जॉइंट भी कहते हैं, ये सर्वाइकल स्पाइन के C3 से C7 वर्टिब्रा के बीच होते हैं। ये जॉइंट्स वर्टिब्रल बॉडी के लेटरल मार्जिन पर मौजूद अनसिनेट प्रोसेस और ऊपर वाली वर्टिब्रा के बॉडी के बीच बनते हैं। ये टाइपिकल साइनोवियल जॉइंट की तरह पूरी तरह डेवलप नहीं होते, इसलिए इन्हें सूडो साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। एनाटॉमिकली इन जॉइंट में एक स्मॉल क्लेफ्ट या स्पेस बन जाता है जो साइनोवियल लाइक बिहेवियर दिखाता है, लेकिन इनमें कंप्लीटली कैप्सूल और क्लासिकल साइनोवियल स्ट्रक्चर नहीं होता। फंक्शनली इनका मेन काम है सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना। ये जॉइंट्स एक्सेसिव लेटरल फ्लेक्शन को लिमिट करते हैं और वर्टिब्रा को साइड टू साइड स्लिपिंग से बचाते हैं। इस तरह से ये सर्वाइकल स्पाइन को कंट्रोल्ड मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट है इसकी वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। नेक रीजन मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करती है और यह मूवमेंट सर्वाइकल जॉइंट के कोऑर्डिनेटेड एक्शन से पॉसिबल होती है। फ्लेक्शन का मतलब है सिर को आगे की तरफ झुकाना, जैसे चिन को चेस्ट की तरफ लेके आना। यह मूवमेंट मेनली इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स और एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के माध्यम से होती है। इसके अलावा यह एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन जैसे मूवमेंट में हेल्प करती है। देखिए, सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबिलिटी सिर्फ बोन और जॉइंट्स से ही नहीं बनती, बल्कि लिगामेंट से भी मेंटेन होती है। ये लिगामेंट्स
एक्सेसिव मूवमेंट को रोकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाते हैं। नेक रीजन में कुछ खास लिगामेंट्स क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट ALL। ये वर्टिब्रल बॉडीज के एंटीरियर सरफेस पर लॉन्गिट्यूडिनल चलता है, स्कल बेस से लेकर सैक्रम तक। सर्वाइकल रीजन में यह लिगामेंट हाइपर एक्सटेंशन को रोकता है, यानी सिर को ज़्यादा पीछे जाने से रोकता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। यह वर्टिब्रल बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस पर स्पाइनल कैनल के अंदर चलता है। यह लिगामेंट हाइपरफ्लेक्शन को लिमिट करता है और डिस्क प्रोलैप्स को पोस्टीरियर डायरेक्शन में रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लिगामेंटम फ्लेवम। यह एडजेंट वर्टिब्रा के लेमिनाe को जोड़ता है। यह इलास्टिक लिगामेंट होता है जो स्पाइन को एक्सटेंशन के बाद वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाने में हेल्प करता है। इसकी इलास्टिसिटी स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्टेंट टेंशन बनाए रखती है। अपर सर्वाइकल रीजन में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं, एलर लिगामेंट डेंस और ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। एलर लिगामेंट डेंस ये C2 से ऑक्सीपिटल बोन तक जुड़ा होता है। इसका काम एक्सेसिव रोटेशन को लिमिट करना होता है। इसे चीक लिगामेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह हेड रोटेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। यह एटलस यानी C1 के अंदर डेंस को पीछे से होल्ड करता है। यह लिगामेंट डेंस को एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट से रोकता है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इन जॉइंट्स को और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को मेनली तीन इंपॉर्टेंट आर्टरीज से ब्लड सप्लाई मिलती है, वर्टिब्रल आर्टरी, डीप सर्वाइकल आर्टरी और असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है। यह आर्टरी अपर सर्वाइकल रीजन, एटलेंटो ऑक्सीपिटल और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई देती है। साथ ही यह ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को भी सप्लाई करती है। डीप सर्वाइकल आर्टरी पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन को सप्लाई करती है। यह मसल्स, फेशियल जॉइंट और पोस्टीरियर लिगामेंट को न्यूट्रिशन देती है। असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी की ब्रांच होती है और सर्वाइकल वर्टिब्रा के एंटीरियर स्ट्रक्चर और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट को सप्लाई करती है। सर्वाइकल जॉइंट की नर्व सप्लाई मेनली सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स C1 से C8 से होती है। ये नर्व्स इंटरवर्टिब्रल फोर्मिना के माध्यम से बाहर निकलती है और आसपास के जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स और स्किन को सप्लाई करती है। एक लॉ होता है जिसको हिल्टन्स लॉ बोलते हैं, जो ये कहता है कि जो नर्व किसी जॉइंट के आसपास के मसल को सप्लाई करती है, वही नर्व उस जॉइंट को भी सेंसरी सपोर्ट देती है। इसलिए सर्वाइकल जॉइंट का पेन अक्सर नेक मसल के स्पाज्म के साथ एसोसिएट करता है। नेक्स्ट है रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांचेस। ये स्पाइनल नर्व्स की छोटी ब्रांचेस होती हैं जो वापस स्पाइनल कैनल में एंटर करती है। ये ब्रांचेस पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, आउटर एनुलस फाइब्रोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क और पेरियोस्टम और ड्यूरामेटर को सप्लाई करती है। फंक्शन की अगर बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन का काम होता है हेड के वेट को सपोर्ट करना, हेड को वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करना,
स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और पोस्चर को मेंटेन और बैलेंस करना। देखिए, सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी ज़्यादा होने के कारण यह रीजन इंजरीज और डिजनरेटिव चेंजेस के लिए काफ़ी प्रोन होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डिजनरेटिव कंडीशन है जिसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क पतले हो जाते हैं। ओस्टियोफाइट्स यानी कि जो बोनी स्पर्स होते हैं वो बनते हैं और फेशियल जॉइंट में डिजनरेशन होता है। नेक्स्ट है विप्लास इंजरी। आमतौर पर रोड एक्सीडेंट में ये विप्लास इंजरी होती है जहां नेक अचानक हाइपरफ्लेक्शन और हाइपरटेंशन मूवमेंट करती है जिससे लिगामेंट, मसल और फेशियल जॉइंट स्ट्रेन हो सकते हैं। पेशेंट को पेन, स्टिफनेस और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फील होती है। नेक्स्ट कंडीशन है डिस्क प्रोलैप्स यानी कि सर्वाइकल डिस्क में हर्निएशन। इसमें क्या होता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क पोस्टीरियर डायरेक्शन में निकलकर नर्व रूट को कंप्रेस कर सकती है जिससे नेक पेन के साथ आर्म में रेडिएटिंग पेन, टिंगलिंग और नमनेस हो सकती है।